गुड मॉर्निंग बच्चों। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और कल की क्लास में हमने C3 साइकिल को कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक C4 साइकिल। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबके वीडियोस ऑन रहने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज C4 साइकिल। ओके, और इसे हम हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है फॉस्फोइनॉल। सॉरी, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो पार्ट लेता है जो रॉ मटेरियल के रूप में, वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसमें आ जाएंगे 3 कार्बन। ठीक है, और जो एंजाइम काम आता है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज एंजाइम अपना रोल प्ले करता है, पेप कार्बोक्सिलेज कहते हैं। और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्जेलो एसेटिक एसिड। ऑक्जेलो एसेटिक एसिड। ओके, इसे इन शॉर्ट हम OAA भी कहते हैं, OAA। और ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, हाँ, तो 11th क्लास में भी साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं। उससे पहले देखिए, C4 साइकिल उन प्लांट्स में पाया जाता है जो हायर टेम्परेचर 45 डिग्री या उससे अबव पर पाए जाते हैं, या 40 डिग्री पर या उससे अबव पर पाए जाते हैं। इन्हें हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट ने स्टडी किया, इसलिए इस साइकिल को हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। और जैसे कि यूफॉर्बिया है, मेज है, इन प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलता है। और इसमें जो रॉ मटेरियल पार्ट लेता है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और इसके साथ में जब CO2 ऐड हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, और इसके कन्वर्जन में जो एंजाइम अपना रोल प्ले करता है दैट इज कॉल्ड पेप कार्बोक्सिलेज। क्या कहलाता है वो? पेप कार्बोक्सिलेज कहलाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ओके बेटा, तो ये एंजाइम अपना रोल प्ले करता है यहाँ पर। क्लियर है? अच्छा, ये इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है बच्चों की, जो रुबिस्को जो एंजाइम है, रुबिस्को जो C3 साइकिल का है, वो मेसोफिल सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। ये एंजाइम बंडल शीथ सेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, इस कारण से इनमें C3 साइकिल होता है, लेकिन वो बंडल शीथ सेल्स में होता है। उससे पहले C4 साइकिल रन करता है। फिर उस C4 साइकिल के जो प्रोडक्ट है उसी से CO2 निकल के C3 साइकिल में ऐड हो जाती है। ओके बेटा, तो ये इसका कंसेप्ट है। और ये जो बंडल शीथ सेल्स का पाया जाना, बंडल शीथ सेल्स का पाया जाना, ये क्या कहलाता है? क्रेंज एनाटॉमी कहलाता है। तो C4 प्लांट्स के अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। तो मैं जल्दी से बच्चों इसका साइकिल ड्रॉ करता हूं। आप भी एक रफ कॉपी लेके मेरे साथ में साइकिल को ड्रॉ कीजिए आप।
इसको बच्चों मैं OAA लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मेरे को मैनेज करना है। OAA, ठीक है, और ये 4 कार्बन का है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो है एक NADP प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, ओके। और यहाँ बन जाएगा मैलेट या मैलिक एसिड कह सकते हैं इसे, मैलिक एसिड। ये भी 4 कार्बन का है, ठीक है, और ये आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये 4 कार्बन का है। और अब ये हाँ बच्चों, ये C4 साइकिल का स्केच है। और एक चीज ध्यान रखना आपको, मैलेट मैलिक एसिड, यानी कि जो पीछे एसिड आता है जैसे कि एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड को हम एसीटेट, ठीक है ना, मैलिक एसिड को मैलेट, बात एक ही है, मैलिक एसिड कह दो या मैलेट कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये बच्चों मीजोफिल सेल्स हो गई और ये बंडल स्टेज सेल्स हो गई। मीजोफिल सेल्स के अंदर सबसे पहले फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये CO2 से अटैच होता है और क्या बनाता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है, जिसे हम ऑक्जेलो एसिटेट भी कह सकते हैं। ये 4 कार्बन का है। फिर NADP प्लस से NADPH का फॉर्मेशन होता है, सॉरी यहाँ पर ये NADPH खर्च होगा, NADPH और NADP प्लस, ठीक है, और यहाँ पर NADP प्लस से बन जाएगा NADPH, ठीक है। तो यहाँ एक NADPH खर्च हो रहा है, तो क्या बन रहा है, मैलिक एसिड बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ये मैलिक एसिड, फिर आ रहा है बंडल स्टील सेल्स के अंदर। बट बंडल स्टील सेल्स में आने पर मैलिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगा और ये एंटर हो जाएगा कैल्विन साइकिल, क्योंकि बंडल स्टील सेल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो ये कैल्विन साइकिल में जाके फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ 3 कार्बन का मॉलिक्यूल रह गया पाइरुवेट, यहाँ NADP प्लस से क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा और यहाँ पाइरुवेट का फॉर्मेशन होगा। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये, और पाइरुवेट चला जाएगा वापस मीजोफिल सेल्स में, यहाँ ATP का खर्च होगा और पाइरुवेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जो एंजाइम काम आएगा वो है पेप कार्बोक्सिलेज। मीजोफिल सेल्स के अंदर पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम अपना रोल प्ले करेगा। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो बच्चों ये ड्रॉ कर लीजिए आप फटाफट से। हाँ,
अब बच्चों कल मैंने आपको समझाया था कि इसमें अब अपन डिफरेंस करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, इसे हम ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं और C2 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C2 साइकिल भी कहते हैं। और इसमें बच्चों क्या होता है कि जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है वो ब्रेक होता है और एक तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेता है। वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन C3 साइकिल में पाया जाता है और इसमें जो अननेसेसरी जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे कोई भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP और NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं और ये स्टडी किया था डेकर एंड टियो ने, ठीक है ना। तो इसलिए रेस्पिरेटरी लॉस देखने को मिलता है C3 प्लांट्स के अंदर। ओके बेटा, चलिए तो मैं इसको रफ करता हूं और मैं डिफरेंसेस समझा रहा हूं आपको C3 साइकिल एंड C4 साइकिल के अंदर। यस धनंजय, क्या कह रहे हो आप? हाँ बेटा, आप प्लीज क्लास में बने रहें लास्ट तक, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। C3 एंड C4 साइकिल अपन डिफरेंस देख लेते हैं, फिर मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस समझाऊंगा। तो क्लास लास्ट तक छोड़े नहीं, क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो रहा है अब बेटा, ठीक है। चलिए डिफरेंस देखते हैं अपन। आप चाहे तो खुद भी लिख सकते हैं C4 साइकिल। हाँ बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं C3 साइकिल में। C3 साइकिल जो है वो पाया जाता है, C3 साइकिल पाया जाता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। जबकि जो C4 साइकिल है उसमें मेसोफिल साइकिल और मेसोफिल सेल्स एंड बंडल सेल दोनों इन्वॉल्व रहती है। जो C3 साइकिल है C4 प्लांट में, वो बंडल सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। C3 साइकिल के अंदर जो कंपाउंड यूज आता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, वो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, जो कि 5 कार्बन की शुगर है। जबकि इनके अंदर C4 प्लांट के अंदर जो कंपाउंड काम आता है वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो पार्ट लेता है, इट टेक्स पार्ट इन C4 साइकिल, ठीक है। जो C3 प्लांट है, C3 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है जो कि C3 साइकिल के अंदर बनता है, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जबकि जो C4 प्लांट के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि C3 साइकिल जो है C3 प्लांट के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री या 30 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में पाया जाता है। जबकि C4 प्लांट के अंदर जो C4 साइकिल है ये 35 डिग्री से लेकर 45-50 डिग्री तक पाया जाता है, हायर टेम्परेचर पर भी ये पाया जाता है। C3 साइकिल या C3 प्लांट के अंदर जो है फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। C3 साइकिल और C3 प्लांट के अंदर जो है फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी लॉस होता है और कोई भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी लॉसेस पाए जाते हैं।
जबकि C4 साइकिल वाले प्लांट के अंदर जो है फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है और रेस्पिरेटरी लॉस ना के बराबर होता है। ठीक है, जो C3 साइकिल है ये जिन प्लांट में पाया जाता है तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लेस होती है इन कंपेयर टू C4 प्लांट। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम रहती है, जबकि C4 प्लांट के अंदर, C4 साइकिल के अंदर हायर प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। तो ये बच्चों कुछ एक डिफरेंस है C3 साइकिल और C4 साइकिल के अंदर। और एक और डिफरेंस बचा है कि C3 साइकिल के अंदर जो एंजाइम काम आता है वो है रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम। जबकि C4 साइकिल वाले प्लांट के अंदर जो एंजाइम काम आता है उसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज, PEP पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम इसमें पार्ट लेता है। तो बच्चों ये सारी चीजें जो डिफरेंस के द्वारा मैंने बताई हैं ये हायर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, यहां तक आपके क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो आप। अगर डिफरेंसेस भी क्लियर हो चुके हैं तो एक बार हैंड रेज कर दो आप सारे। थैंक यू बच्चों। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ाने वाला हूं आपको, ब्लैकमैन्स लॉ। हाँ, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये ब्लैकमैन्स, इस लॉ का नाम है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये लॉ दिया बच्चों FF ब्लैकमैन ने दिया इन 1905, इन 1905 में दिया। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान से देखिए आप, आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सारे फैक्टर हैं। ब्लैकमैन ने क्या कहा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, अगर सारे फैक्टर अवेलेबल हो, सारे फैक्टर अवेलेबल हो, तो जो लीस्ट फैक्टर है, जो सबसे कम फैक्टर है, वो फोटोसिंथेसिस की रेट को डिटरमाइन करेगा, उसकी रेट को स्लो कर देगा। दोबारा सुन लीजिए, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट अवेलेबल फैक्टर। जितने भी फैक्टर है उसमें सबसे कम फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस की रेट को। दिस इज कॉल्ड ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ओके बेटा, बहुत ही सिंपल सा लॉ है ये। अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस की रेट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, आप सब आज क्लास टेस्ट भी देंगे भाई 12-20 पर, छोटा सा एक टेस्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसी लिंक पर लूंगा मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें बच्चों मैं दो टाइप ले लेता हूं, एक तो ले लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, सेकंड हम ले लेते हैं इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में हम ले लेते हैं लाइट, ठीक है, और लाइट के अलावा क्या लें, टेम्परेचर, टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, और क्या लें, CO2,
CO2 भी है, और उसके अलावा वाटर भी है, लाइट, टेम्परेचर, CO2, वाटर। इंटरनल फैक्टर्स की में ले लेते हैं अपन, एक तो क्लोरोफिल, ठीक है। बी हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा, फोटोसिंथेटिक एंजाइम, फोटोसिंथेटिक एंजाइम। तो ये बच्चों फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को श्योरली अफेक्ट करते हैं। अब हम इनको तसल्ली से पढ़ लेते हैं इनको। सबसे पहले लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि जो आउटर फैक्टर हैं जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लाइट। नेचुरली बच्चों लाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट से ही एनर्जी मिलती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो लाइट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से वो कन्वर्ट करते हैं एटीपी एंड NADPH को बनाते हैं। तो नेचुरली बच्चों लाइट बहुत जरूरी है। लाइट की क्वालिटी कैसी है, लाइट की ड्यूरेशन, अब इसमें भी तीन चीजें हम ले सकते हैं कि लाइट की क्वालिटी कैसी है, लाइट की ड्यूरेशन क्या है, लाइट का कौन सी वेवलेंथ है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्लू और रेड लाइट होती है वो बेस्ट रहती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो 400 से जो अच्छा यहाँ पर एक टर्म है बच्चों PAR। PAR का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, PAR कहते हैं। तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 या 760 नैनोमीटर तक की जो रेंज है ना सनलाइट के स्पेक्ट्रम की, तो वो जो रेंज है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। और उसमें भी 400 से 500 और फिर 650 से 700 की जो बीच की वेवलेंथ है वो सबसे बेस्ट सूटेबल रहती है फोटोसिंथेसिस की रेट के लिए। तो नेचुरली बच्चों जब प्लांट को प्रॉपर लाइट मिलती है, प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है इंक्रीज होती है। सेकंड लेते हैं हम टेम्परेचर। नेचुरली बच्चों बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होने पर भी फोटोसिंथेसिस की रेट अफेक्ट होती है, डिक्रीज हो जाती है, और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होने पर भी फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो अफेक्ट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होने पर जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम क्या है, एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन है। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होने पर भी एंजाइम क्या होते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। एंजाइम जो है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर डी नेचर हो जाते हैं, वो अपने वर्क को सही से कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा जब लो टेम्परेचर होता है तब भी एंजाइम जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की जो रेट है डिक्रीज हो जाएगी। जो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है, मेरा ऐसा मानना है कि जो 20 से लेकर 30 डिग्री की कोई रेंज होती है उसमें हर ऑर्गेनिज्म कंफर्ट रहता है, हर मेटाबॉलिक रिएक्शन सही से चलती है, हर एंजाइम, ईच एंजाइम अपने फंक्शन को सही से कर पाता है, ठीक है। तो आप 20 से लेकर, और बेस्ट जो टेम्परेचर रहता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए और किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। ये सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन वाला टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट लेते हैं CO2। नेचुरली बच्चों CO2 रॉ मटेरियल है। CO2 इज द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने पर पहले क्योंकि CO2 एनवायरमेंट के अंदर 0.03% ही है, ठीक है ना। तो शुरू में जब 1% तक CO2 जाता है तो नेचुरली फोटोसिंथेसिस की रेट हाई हो जाती है। लेकिन जब CO2 बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है तो वो भी टॉक्सिक कंडीशन हो गई प्लांट के लिए। तो बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन पर तो CO2 टॉक्सिक है प्लांट के लिए, हाँ। लेकिन एक नॉर्मल रेंज से अगर इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो CO2 भी अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस की रेट को। ओके बेटा। नेक्स्ट लेते हैं वाटर। बच्चों वाटर इज ऑल्सो द रॉ मटेरियल, ठीक है ना। वाटर के स्प्लिट होने से ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में और ATP के फॉर्मेशन होता है वहां पर।
तो नेचुरली बच्चों वाटर भी अपना की रोल प्ले करता है प्लांट के अंदर। जनरली देखा जाए तो केवल 1% जो वाटर है ना वो ही प्लांट को यूटिलाइज हो पाता है, जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है उसका 1% पार्ट ही, बाकी सारा एक्सेस में जो होता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो इनडायरेक्टली देखें तो वाटर इतना अफेक्ट नहीं करता, लेकिन वाटर अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की रेट को। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर की बात करें, क्लोरोफिल। नेचुरली बच्चों अगर पिगमेंट्स अवेलेबल हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट और अदर पिगमेंट हैं, तो वो ज्यादा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा एनर्जी के फॉर्मेशन होने से फोटोसिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज होएगी। नेक्स्ट लेते हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा। बच्चों लीव्स के ऊपर जब नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो गैसियस एक्सचेंज ज्यादा होगा, CO2 का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो उससे नेचुरली रॉ मटेरियल ज्यादा मिलने से फोटोसिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट लेते हैं फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स। बच्चों नेचुरली जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम है उनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही की रोल प्ले करते हैं फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है उनके बनाने में। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी से फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है वो श्योरली इंक्रीज होती है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बच्चों आप क्लास मत छोड़ना, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। कुछ और बता रहा हूं मैं आपको, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। आजकल में मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स भी सेंड कर दूंगा। इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की? बच्चों नेचुरली फोटोसिंथेसिस देखा जाए, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पूरे वर्ल्ड को जो है फूड अवेलेबल हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर ये ना हो तो फूड की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। फोटोसिंथेसिस के द्वारा पॉल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल के रूप में CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो लिविंग गैस है वो भी एनरिच होती है एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि ये इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो नेचुरली एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के कारण से जो है एक तरीके से एनवायरनमेंट प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए।